हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो आपके लिए ला नहीं पाया, थोड़ा टाइम बाद लाया। बट अब से आपके लिए आईटी ऑफिसर के वीडियो डेली मिलेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें मेनली जो हमारे 5 टॉपिक रहेंगे वो RDBMS, नॉर्मलाइजेशन, SQL, ER और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। ये 5 टॉपिक्स से तो आपको पूछा ही जाता है, साथ के साथ आपको बेसिक पता होगा तो वहाँ से भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक तो करेंगे ही, साथ के साथ इसका बेसिक भी हम देख के चलेंगे, क्योंकि जब तक आपको इसका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और चीज़ों को ईजिली समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जितना आप बेसिक समझेंगे इस चीज़ का, उतनी ईजिली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो सबसे पहले इसके नाम पे ही देखते हैं, ठीक है। तो DBMS क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट और सिस्टम, ये 3 वर्ड से DBMS आपका बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए डेटा क्या होता है, ठीक है। तो डेटा के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ तो बहुत सारी डेफिनेशन आपको डेटा के बारे में मिल जाती हैं। अलग अलग चीज़ों में डेटा की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से यूज़ की जाती है। जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर DBMS की बात करेंगे तो डेटा की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। डेटा एनी फैक्ट एंड फिगर, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि डेटा इज़ एनी फैक्ट एंड फिगर, ठीक है। एनी फैक्ट एंड फिगर, ठीक है। Data is any fact and figure that can be stored or recorded. That can be stored और रिकॉर्डेड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? डेटा कोई भी वो फैक्ट और फिगर जिसको हम स्टोर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी फैक्ट और फिगर जिसको स्टोर कर सकते हो। अब अगर मैं बोलूँ ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, तो ये क्या है? एक डेटा है, ठीक है। ये डेटा है टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है। अब मैं ये बोलूँ ये क्या है? ये भी एक डेटा है नंबर के फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि आप इस नाम को भी स्टोर कर सकते हो और इस नंबर को भी स्टोर कर सकते हो। अब कोई इमेज की अगर बात करें, कोई इमेज, ठीक है, इमेज एक डेटा है कि नहीं? ये भी एक डेटा है। किसी ऑडियो की बात करें तो ऑडियो भी एक डेटा है। किसी वीडियो की बात करें तो वीडियो भी एक डेटा है। मतलब हर एक चीज़, हम ऑडियो को भी स्टोर कर सकते हैं, वीडियो को भी स्टोर कर सकते हैं, इमेज को भी कर सकते हैं, नंबर को भी कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्या होंगे? डेटा होंगे। वो सारी कोई भी फैक्ट एंड फिगर जिसको हम स्टोर कर सकते हैं तो वो सारे क्या होते हैं? डेटा, ठीक है। तो ये होती है डेफिनेशन डेटा की। अब ट्रेडिशनली आप क्या करते थे, ठीक है। ट्रेडिशनली आप क्या करते थे, जैसे आपको अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके नंबर को स्टोर करना हो, ठीक है, उनके नंबर को स्टोर करना हो तो आप एक डायरी मेंटेन करते थे। और उस डायरी में आप ऐसे करके 1 2 3 और यहाँ पे नाम लिख देते थे, उनके फ्रेंड्स के आपके नाम लिख देते थे। उसके बाद उनके नंबर इस तरीके से आप नंबर उस डायरी में लिख लेते थे, ठीक है। फ्रेंड्स के नाम और नंबर इस तरीके से आप डायरी में स्टोर कर लेते थे, ठीक है। तो वो जो डायरी में आप इस नंबर को स्टोर करते थे, इस फॉर्म में कि 1 लिख दिया, इसका नाम लिखा, फिर उसका नंबर लिखा फ्रेंड का, उसी तरीके से 2 लिखा, फिर नाम लिखा, नंबर लिखा, ठीक है। तो जो ये कलेक्शन आप करते हैं डेटा का, ठीक है, ये क्या है? एक डेटा है, ये भी एक डेटा है। तो जब कलेक्शन आप डेटा का करते हैं रिलेटेड फॉर्म में, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। जब आप डेटा का कलेक्शन रिलेटेड फॉर्म में करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? डेटाबेस, ठीक है। तो आपने क्या किया? एक डेटा पूरा बना लिया कि आपका जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको उनके कौन से क्या नंबर हैं, क्या है, ठीक है। तो वो पूरा जो डेटा आप बनाते हैं वो आपका क्या होता है? डेटाबेस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई डेटाबेस की। डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें डेटाबेस समझ में आ गया। अब थर्ड चीज़ होती है मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट कैसे समझेंगे? तो मैनेजमेंट को समझने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर को यूज़ क्या करते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होगा सॉफ्टवेयर क्या होता है।
ठीक है, कलेक्शन ऑफ, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ये तो उसकी डेफिनेशन होती है सॉफ्टवेयर की। अब सॉफ्टवेयर का यूज़ क्या होता है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का यूज़ जो होता है वो होता है डेटा को मैनेज करना, ठीक है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए हमें, इसलिए हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का काम होता है डेटा को मैनेज करना। यहाँ पे मैनेज का मतलब 3 चीज़ों से है, ठीक है, मैनेज का मतलब यहाँ पे 3 चीज़ों से है। पहली चीज़ है स्टोर, ठीक है, डेटा को स्टोर करना, ठीक है, फिर डेटा को प्रोसेस करना, देन डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, ठीक है, डेटा को स्टोर करना, देन फिर डेटा को प्रोसेस करना, देन डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो डेटा को मैनेज करने का काम क्या करता है, सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। आपके पास डेटा है, उसको मैनेज करने का काम कौन करेगा, सॉफ्टवेयर करेगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर मैनेज का काम करता है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे जाएं, जैसे सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो अब जब आप 2 नंबर का ऐड करते थे, ठीक है, 2 नंबर का एडिशन के लिए अब जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, 3 इंटीजर लेते हैं, A B C, ठीक है, 3 इंटीजर लेते हैं, और ये दोनों जो इंटीजर हैं इनकी वैल्यू आपको रन टाइम में लेनी है टर्मिनल से, ठीक है, A की भी और B की भी टर्मिनल से रन टाइम पे लेनी है, ठीक है। और जो C है उसमें आपको सम करना है, ठीक है, और इस C को आपको आउटपुट में C जो है उसको आउटपुट में प्रिंट कराना है, ठीक है, तो C प्रिंट कराना है। अब ये एक प्रोग्राम आपको बनाना था सम का, ठीक है, टर्मिनल से आपको जो है वेरिएबल्स की वैल्यू लेनी है A और B की, ठीक है, रन टाइम पे। अब इस प्रोग्राम में होना क्या है, ठीक है, तो इस प्रोग्राम में जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो जो वेरिएबल है, ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम सबसे पहले तो क्या होगा, ये प्रोग्राम आपने बना लिया, ठीक है, ये प्रोग्राम बना लिया, तो ये प्रोग्राम स्टोर कहाँ पे होगा, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम स्टोर होता है सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में ये प्रोग्राम स्टोर होता है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज में जो प्रोग्राम स्टोर हुआ है, जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हैं या फिर रन करते हैं, ठीक है, जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये प्रोग्राम सेकेंडरी स्टोरेज से आपका रैम में आता है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज से आपका रैम में आता है। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में आने को बोलते हैं हम लोडिंग, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में आने को लोडिंग बोलते हैं। ये हम समझ रहे हैं DBMS को, और आप थोड़ा सा रुक के इसको समझ लें। आप अगर इसको समझ जाते हैं तो पूरा का पूरा DBMS आपके लिए इजी हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये टर्म्स आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि लोडिंग क्या होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में क्या होगा, अब ये सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में पूरा का पूरा प्रोग्राम के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। अब ये मेमोरी कितनी एलोकेट होती है वो डिपेंड करता है, जैसे इंटीजर यहाँ पे 3 है तो हर एक इंटीजर के लिए 2-2 बाइट, ठीक है, तो 6 बाइट की मेमोरी यहाँ पे आपके लिए एलोकेट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल 3 के लिए हमने जगह दी, ठीक है। अब क्या होगा, टर्मिनल से वैल्यू, जैसे मैंने वैल्यू 5 पुट करी, ठीक है, 5 दी और फिर 4 दिया, ठीक है। तो सी क्या करेगा, 5 + 4 कर देगा, ठीक है, 9 आ जाएगा। तो सी में क्या आ जाएगी, 9 वैल्यू आ जाएगी और 9 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। 9 को प्रिंट करते ही जैसे ही एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है, ठीक है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है, तो जो मेमोरी आपके वेरिएबल के लिए अलोकेट की थी, ये उसको वेरिएबल को जो मेमोरी दी थी वो यहाँ पे डीअलोकेट हो जाएगी। और जो वैल्यू भी आपने एंटर कराई है, जैसे 5 कराई थी और 4 कराई थी, और जो आपका आंसर आया था 9, वो सारा का सारा यहाँ से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मतलब एक बार आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, वो सारा शो हुआ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही एग्जीक्यूशन ख़त्म हुआ प्रोग्राम का, वेरिएबल की वैल्यू ख़त्म हो गई, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंड हुआ तो वेरिएबल की भी जो वैल्यू एलोकेट थी रैम में, वो क्या हो जाएगी, डीअलोकेट हो जाएगी और ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब आपको अगर मल्टीप्लिकेशन कराना है इन दोनों नंबर का, ठीक है, तो आपको फिर से वैल्यू लेनी पड़ेंगी टर्मिनल से,
ठीक है, फिर से वैल्यू लेनी पड़ेंगी और फिर जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म होगा तो फिर वो वैल्यू वेरिएबल की वहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसको एक और तरीके से इस तरीके से आप समझ सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंट हैं और वो अलग अलग सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट हैं उनके पास, और उनके 5 सब्जेक्ट का आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट की वैल्यू जो है आप टर्मिनल से लेंगे। ठीक है, टर्मिनल से लेंगे 50 वैल्यू। ठीक है, तो जैसे ही आप वैल्यू लेंगे और एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो एवरेज का रिजल्ट शो होगा। उसके बाद आपका जैसे ही एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है तो जो वेरिएबल की वैल्यू रैम में अलोकेट हुई थी, 50 वेरिएबल के लिए जो वैल्यू ली थी वो यहाँ से डीअलोकेट हो जाएगी। ठीक है, तो रन टाइम में जो भी वैल्यू आपने ली है वो यहाँ से डीअलोकेट हो जाएंगी। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से 50 स्टूडेंट का डेटा फिर से लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर से आपको 50 स्टूडेंट का डेटा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बार बार आपको यही काम करना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब वेरिएबल है तो वेरिएबल की लाइफ अगर आप यहाँ से देखें, ठीक है, तो वेरिएबल की जो लाइफ होगी, ठीक है, लाइफ ऑफ वेरिएबल जो रहती है वो लेस देन और इक्वल टू लाइफ ऑफ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करती है। तो जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है, ठीक है, वेरिएबल की भी लाइफ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब कुछ अलग अलग वेरिएबल होते हैं, कुछ लोकल वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल की भी लाइफ जो है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रोग्राम ख़त्म होगा उसकी भी लाइफ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, अगर हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे वैल्यू, ठीक है, तो वो कुछ समय तक ही स्टोर रहेगी। हमें ऐसी जगह इस वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा, इन डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, जिससे कि अगर हमने एवरेज निकाला फिर हमको उस डेटा की फिर ज़रूरत पड़ी परसेंटेज निकालने के लिए, या फिर टॉप 5 स्टूडेंट निकालने के लिए, या फिर टॉप 5 स्टूडेंट जिनके 70% से ज़्यादा हैं, इस तरीके का डेटा हमें सेम डेटा यूज़ करना पड़ा, तो हमें वो वैल्यू को परमानेंटली स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब परमानेंट स्टोर करना है ये पूरी की पूरी 15 वैल्यूज़, ठीक है, 15 वैल्यूज़, जिससे कि हम इनका बार बार यूज़ कर सकें। ठीक है, तो परमानेंट स्टोर होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, डेटा परमानेंटली स्टोर कहाँ पे करते हैं हम, सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में कोई भी डेटा स्टोर होता है तो वो डेटा स्टोर होता है फाइल के फॉर्म में। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में कोई भी डेटा हम स्टोर करते हैं तो वो डेटा स्टोर होता है हमारा फाइल के फॉर्म में। ठीक है, अब फाइल क्या है, ठीक है, तो फाइल इज़ अ कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फाइल इज़ अ कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब फाइल जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हर एक फाइल डिफरेंट फाइल होती है और उसको वो अपनी तरीके से मैनेज करता है। ठीक है, हर एक फाइल डिफरेंट फाइल रहती है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और उसको वो अपनी तरीके से मैनेज करता है। ठीक है, तो अब जो हम डेटा स्टोर कर रहे थे वेरिएबल में, तो वेरिएबल में जो डेटा स्टोर हो रहा था वो टेम्परेरी स्टोर हो रहा था कुछ समय के लिए, जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा जब तक तो डेटा रहेगा, और एग्जीक्यूशन जैसे ही ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम का तो डेटा बैनिश हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डेटा को परमानेंट स्टोर करना पड़ेगा। तो परमानेंट स्टोर करेंगे तो डेटा को कहाँ स्टोर करना पड़ेगा, फाइल में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा को फाइल में स्टोर करना पड़ेगा। और अभी हमने ये 50 स्टूडेंट का डेटा लिया। ठीक है, ये 50 स्टूडेंट का डेटा लिया। अब इस डेटा को हम पूरा का पूरा फाइल में स्टोर कर देते हैं और फाइल जो स्टोर रहेगी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में रहेगी। ठीक है, तो ये फाइल के फॉर्म में सेकेंडरी स्टोरेज में हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट का डेटा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टूडेंट का डेटाबेस कहलाएगा। ठीक है, स्टूडेंट का डेटाबेस कहलाएगा। ठीक है, तो जब फिज़िकल स्टोरेज में डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है, जब फिज़िकल स्टोरेज में डेटा स्टोर हो रहा है तो वो डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, फाइल के फॉर्म में। स्टोर कैसे हो रहा है, फाइल के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से अगर डेटाबेस की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे डेटाबेस की डेफिनेशन निकलेगी कलेक्शन ऑफ फाइल्स निकलेगी। ठीक है, डेटाबेस की डेफिनेशन यहाँ से अगर निकालना चाहें तो ये क्या निकलेगी, कलेक्शन ऑफ फाइल्स। ठीक है,
और अभी हमने क्या बोला था, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज़ अ डेटाबेस। वो इसलिए बोला था क्योंकि हम इस फॉर्म में स्टोर कर रहे थे नाम नंबर के फॉर्म में, तो रिलेटेड डेटा का कलेक्शन, ठीक है। और एक्चुअल अगर फिज़िकल स्टोरेज के हिसाब से अगर डेफिनेशन की बात करें तो कलेक्शन ऑफ फाइल्स, ठीक है। और अगर हम अभी आगे भी जब RDBMS पढ़ेंगे तो उसमें डेटा जो स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो हम वहाँ पे बोलेंगे डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेस ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ठीक है। तो जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करता है कि अगर हम DBMS की अगर बात करें तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, जब हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो कलेक्शन ऑफ फाइल्स, जब हम RDBMS की बात करेंगे तो कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती हैं। अगर आपको एक ही ऑप्शन में तीनों डेफिनेशन दे दी हो तो ऑल ऑफ दी आपका आंसर होगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ तक हम फाइल तक आ गए, हम डेटा बेस के बारे में भी समझ गए, डेटा को स्टोर करने के बारे में भी समझ गए, ठीक है। और प्रोग्राम जो हमने बनाया था वो प्रोग्राम किस लिए बनाया था, डेटा को मैनेज करने के लिए। डेटा को मैनेज करने की बात करें तो प्रोग्राम हमारा कर क्या रहा था, जैसे हम प्रोग्राम में क्या कर रहे थे, वैल्यू ले रहे थे, ठीक है। वैल्यू ले रहे थे जैसे यहाँ पे वैल्यू ले रहे थे हम A और B की, और उस वैल्यू को, ठीक है, वैल्यू को प्रोसेस कर रहे थे, मतलब A+B कर रहे थे, ठीक है, प्रोसेस कर रहे थे, और उसके बाद आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो डेटा को स्टोर करना, ठीक है, डेटा को A और B की वैल्यू अभी हम लेंगे, जैसे यहाँ पे 15 स्टूडेंट की वैल्यू लेंगे, तो ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है, इस वैल्यू को स्टोर करेंगे, फिर इस वैल्यू को प्रोसेस करेंगे। अगर कोई हमसे एवरेज काउंट करने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए, तो इस वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तो उसका मतलब था प्रोसेस करना। और फिर प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है तो एक्सट्रैक्ट करके आउटपुट में हम शो करा देते हैं, ठीक है। तो ये 3 काम जो होते हैं करने के, कि डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को प्रोसेस करना और डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ये काम होता है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अब डेफिनेशन क्या बन जाती है, ठीक है, अब उस पर बात करते हैं। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पूरा जो डेटाबेस हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, उसको हमने ये समझ लिया डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है डेटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब हम आ गए हैं ये डायग्राम समझने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, ये जो पूरा सेम प्रोग्राम है, ठीक है, एक ही प्रोग्राम रहता है, ठीक है। और आपने अगर कोडिंग की होगी, ठीक है, फाइल हैंडलिंग या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड अगर आपने C या C++ में कोडिंग की होगी तो और अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा, ठीक है। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक हमें प्रोग्राम तैयार करना है, हमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में हमें स्टूडेंट की डिटेल और बुक की डिटेल बतानी है, ठीक है। तो स्टूडेंट और बुक की डिटेल हमारे पास होगी, और उस हिसाब से अगर आप इस प्रोग्राम को तैयार करेंगे तो पूरी की पूरी जो कोडिंग रहेगी, ठीक है, ये वाला जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें आपका यूज़र इंटरफेस आ जाता है, और या फिर उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, और डेटा प्रोसेसिंग का कोड भी इसी में आता है। और फिर एक और प्रोग्राम आपको लिखना पड़ेगा, जो प्रोग्राम होगा फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, ठीक है। ये फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम क्या है, ठीक है, फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो जो हमने डेटा को स्टोर किया हुआ है, मतलब स्टूडेंट और बुक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर की हुई हैं इस डेटाबेस में, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का डेटाबेस है ये इसमें फाइल्स हैं, ठीक है। तो इन फाइल्स को हम डायरेक्टली फाइल्स पे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये हमारा यूज़र इंटरफेस है और एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्पेशल प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम इन फाइल से इंटरेक्ट कर सकें, ठीक। तो जो फाइल हैंडलिंग की कोडिंग होगी वो फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम के अंदर हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम है ये फाइल से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम जो है फाइल से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, ठीक है आपका। अब फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम का काम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट है और एक ये बुक है, ठीक है। और आपका जो डेटाबेस है वो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट डेटाबेस, ठीक है। तो ये फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम क्या करेगा, ये क्रिएट करने का काम, ठीक है, इस डेटाबेस को क्रिएट करने का काम, ठीक है। फिर जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट की जो डिटेल होंगी, ठीक है,
या फिर आपकी बुक की डिटेल होंगी, ठीक है। इन बुक की डिटेल्स को ऐड करने का काम, इनको डिलीट करने का काम, ठीक है, और इनमें इंसर्ट करने का काम, ठीक है। तो फाइल्स के फॉर्म में अगर बोलें क्रिएट करना, फिर ऐड करना, डिलीट करना या फिर इंसर्ट करना, तो ये सारे जो काम होंगे फाइल्स के, और फाइल्स के अंदर जो डेटा रखा होगा उसको इंसर्ट डिलीट करने का जो पूरा का पूरा काम होगा वो फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम आपके करते हैं, ठीक है। वो सारा का सारा काम फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम आपको करते हैं। अब जो यूज़र इंटरफेस जैसे कि कंप्यूटर पे वो प्रोग्राम किस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। और मान लीजिए, ठीक है, और इसमें एक डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट भी होता है। ये डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट कौन सा होता है, जैसे कि आप लाइब्रेरी में बुक मांगने के लिए जाते हैं तो आप उससे बोलते हैं कि मुझे ये बुक चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस बुक को एक सॉफ्टवेयर में सर्च करता है, ठीक है। तो सर्च करता है जैसे ही वो बुक, तो जो सर्च करने वाला कोड है, आप जैसे सर्च करने वाला कोड लिखेंगे तो वो जो मेथड है वो फाइल हैंडलिंग को दे देगा कि आप जाइए और डेटाबेस में से डेटा को सर्च करिए। तो डेटाबेस में से वो सर्च करेगा कि ये वाली बुक अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगी, जैसे अवेलेबल 5 बुक्स, ठीक है, तो वो शो कर देगा कि इतनी बुक्स अवेलेबल हैं और इतनी इशू हो चुकी हैं, तो ठीक है। तो वो रिजल्ट फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम को दे देगा और फाइल हैंडलिंग रिटर्न कर देगा एप्लीकेशन प्रोग्राम को, ठीक है। तो ये पूरा इस तरीके से काम चलता है। अब होता क्या है, जो एप्लीकेशन और यूज़र इंटरफेस प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में जो कोड होगा, ठीक है, ये इसमें कोड बहुत कम कोड होता है, इतना ज़्यादा कोड नहीं होगा जितना फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम में कोड होता है। फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम में कोड जो होता है बहुत ज़्यादा कोड है, कॉम्प्लेक्स कोड होता है। इसमें जो टाइम आपको लगने वाला होता है फाइल हैंडलिंग में, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है। सबसे टफ टास्क होता है फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम्स के कोड को लिखना, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये आपका डायरेक्टली डेटा से इंटरेक्ट कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे कोड में कुछ गलती कर दी तो आपका डेटा करप्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका डेटा करप्ट हो गया तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है आपकी फेल हो जाएगी, ठीक है। तो जो फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम है, यहाँ पे अगर आपने कुछ गलती कर दी तो आपका डेटा करप्ट हो जाता है और पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है वो ख़त्म, ठीक है। तो ये जो फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम है, ये फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम की ही जगह हमारा जो लेता है वो लेता है DBMS, ठीक है। इस फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम की जो जगह लेता है वो DBMS, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम की जगह अगर हम लिख दें इसमें DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन तैयार हो जाता है, ठीक है। अब DBMS जब हम यूज़ करते हैं तो ये एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे कोडिंग जो है वो नाम मात्र की कोडिंग है, सारी की सारी आप बिल्कुल इजीली कोडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे कोड बहुत कम यूज़ करना पड़ता है आपको। और बहुत सारी तो एप्लीकेशन इस तरीके की DBMS में आपको मिल जाएंगी, जैसे आप MS एक्सेस देखा होगा। MS एक्सेस में, ठीक है, MS एक्सेस में जब आप डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, टेबल्स के फॉर्म में, तो वहाँ पे आपको इजीली वो डेटा स्टोर आप कर सकते हैं, उसमें आपको नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस तरह की एप्लीकेशन है, बड़ा इजीली आपको बस यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग का कोड लिखना पड़ेगा और बाकी जो है यहाँ पे DBMS आपका पूरा का पूरा काम कर देगा। फाइल्स को क्रिएट करना, ठीक है, डिलीट करना, इंसर्ट करना, डेटाबेस क्रिएट करना, ठीक है, तो वो सारा का सारा काम आपका DBMS कर देगा, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग को रिप्लेस कर दिया DBMS ने, ठीक है, यहाँ पे फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम को रिप्लेस कर दिया DBMS ने। अब हम बात करें, आ जाते हैं दोबारा से DBMS पे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं DBMS की डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। तो DBMS की अगर बात करें तो DBMS की डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगा जनरल, ठीक है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है, दैट कैन मैनेज डेटा, क्योंकि मैंने बोला था सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, डेटा को मैनेज करना, दैट कैन मैनेज डेटा। अब ये डेटा को मैनेज करने में 3 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। पहली चीज़ क्या आती है, स्टोर, ठीक है, डेटा को स्टोर करेगा। दूसरा उसको प्रोसेस करेगा और देन तीसरा एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब एक बार सारी चीज़ें जल्दी से देख लेते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो डेटा क्या है,
एनी फैक्ट एंड फिगर दैट कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर, मतलब कोई भी फैक्ट और फिगर जिसको हम स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब वो टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकता है, या फिर वीडियो भी हो सकता है, ठीक है। तो टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी डेटा हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने बात करी थी डेटाबेस की, ठीक है। तो डेटाबेस की यहाँ पे 3 डेफिनेशन मैंने लिखी हैं, ठीक है। एक तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, कोई भी एक डेफिनेशन आपको, कोई ज़रूरी नहीं है सारी याद करना है, बट आप जैसे जैसे चीज़ों को समझते जाएंगे तो सारी की सारी डेफिनेशन आपको लगेंगी कि सारी डेफिनेशन सही है, ठीक है। जब मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा तो ये बात कर रहा हूँ मैं DBMS की, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ टेबल्स तो मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS की। आगे हम पढ़ेंगे ये क्यों बोल रहा हूँ। अभी हमने बात की थी एक्चुअल स्टोरेज, मतलब फिजिकल स्टोरेज के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, या फिर अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, ठीक है। तो ये हो गया डेटाबेस। अब हम देखेंगे डेटाबेस के टाइप्स। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं ये टाइप्स ऑफ डेटाबेस बताऊँगा आपको, ठीक है, तो आपके मन में टाइप्स ऑफ डेटाबेस ये कुछ भी आ रहे होंगे, ठीक है। डेटाबेस के टाइप्स ये भी आ रहे होंगे, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स आपके डेटाबेस में मन में आ रहे होंगे, एक तो RDBMS, ठीक है, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क रिलेशन डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, ठीक है, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, हायरार्किकल डेटाबेस, ठीक है, हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बट सभी के आगे, सभी के पीछे DBMS लागू हुआ है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस ना लगाऊँ या फिर डेटाबेस ही लगा दूँ, रिलेशन डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस, ठीक है, तो ये भी एक ही चीज़ होगी, ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ नहीं होगी। अगर आपसे टाइप्स ऑफ डेटाबेस पूछ ले और ऑप्शन में ये सारे दे रखे हों, ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ डेटाबेस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ये हम DBMS में भी पढ़ेंगे, ठीक है। DBMS के टाइप्स पढ़ेंगे, जब RDBMS पढ़ेंगे, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे, हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। बट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर डेटाबेस को डिवाइड किया जाए तो ये 4 तरीके के डेटाबेस होते हैं, ठीक है। या चाहे आप डेटाबेस बोलें या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलें, ठीक है, तो एक ही बात होगी वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे डेटाबेस के टाइप्स का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर की बात करें, जैसे मैंने बोला ये 1, ठीक है, तो ये 1 क्या है, नंबर है, ठीक है। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, 1 जो है नंबर है। अगर मैं बोलूँ ए क्या है, लेटर है, ठीक है, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये एक लेटर है, ठीक है। तो वो सारे डेटाबेस जो अपने नेचर को डिफाइन करें, ठीक है, कि मैं नंबर हूँ, मैं लेटर हूँ, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने डेटाबेस को यहाँ पे कैटेगराइज किया है। तो 5 तरह के डेटाबेस हमारे होते हैं, टेक्स्ट और नंबर। सबसे ट्रेडिशनल डेटाबेस जो है वो टेक्स्ट और नंबर है, ठीक है। जो छोटे छोटे फ़ोन आते थे, छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन आते थे, उनमें आप जब नंबर सेव करते थे तो सिर्फ आप नंबर और उनके नाम या फिर उसके ईमेल, इससे रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पाते थे। बट अब स्मार्टफोन आ गए हैं तो नाम नंबर के साथ आप इमेज भी स्टोर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ नाम और नंबर स्टोर करना, तो ये ट्रेडिशनल जो डेटाबेस है ये टेक्स्ट एंड नंबर का डेटाबेस, हमको इसको बोलते हैं टेक्स्ट एंड नंबर डेटाबेस। दूसरा जो डेटाबेस है वो मल्टीमीडिया डेटाबेस में आपका क्या आ जाता है, ऑडियो आ जाता है, ठीक है, इमेज आ जाती है और वीडियो आ जाता है, ठीक है। तो मल्टीमीडिया में डेटाबेस क्या हुआ आपका, ये तीनों उसके अंदर आ जाते हैं। तीसरा होता है रियल टाइम डेटाबेस। अब ये रियल टाइम डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, तो आप ऑनलाइन स्टोर, जब मैं ऑनलाइन आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, जहाँ पे आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, कोई चीज़ आप परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कार्ड में कुछ चीज़ आपने, जैसे कार्ड में कुछ चीज़ ऐड करी, ठीक है, तो वहाँ पे जो डेटा है
वो एकदम से आपको मतलब कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा उस चीज़ को, ठीक है। आप ऐड कर रहे हैं फिर डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस डेटा को जो ऑनलाइन शॉप्स में जो डेटा यूज़ होता है, तो वो डेटा होता है आपका रियल टाइम, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एग्जीक्यूशन जो जैसे किसी ने ऐड किया या फिर किसी ने डिलीट किया तो वो क्विक एक्शन है, ठीक है। तो वहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो रियल टाइम स्टोर होता है। अब एक होता है GIS, ठीक है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको GIS भी बोलते हैं, ठीक है। तो GIS डेटाबेस क्या होता है? GIS डेटाबेस जैसे कि आपने देखा होगा कि स्पेस शिप्स जो रहती हैं या फिर सैटेलाइट्स जो रहती हैं, सैटेलाइट जब वो स्पेस में जाती हैं, ठीक है, सैटेलाइट जब स्पेस में जाती है तो वहाँ से कुछ पिक्चर्स लेती हैं, ठीक है। उन पिक्चर्स के साइज इमेज का जो साइज़ होता है उसके कंपेरिजन थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। स्टोर जो पिक्चर्स होती हैं वो इमेज के फॉर्म में होती हैं, बट उसका साइज थोड़ा लार्ज होता है, ठीक है। तो वो जो डेटा स्टोर होता है वो होता है GIS फॉर्म में, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटाबेस, ठीक है। पांचवा जो टाइप होता है डेटा वेयर हाउस। अब डेटा वेयर हाउस क्या होता है, ठीक है। तो जब भी आपका डेटाबेस का साइज बड़ा हो, ठीक है, डेटाबेस का साइज बहुत बड़ा हो, जब आपका डेटाबेस का साइज बहुत बड़ा होता है तो हम उसी डेटाबेस को बोल देते हैं डेटा वेयर हाउस, ठीक है। अब ये डेटा वेयर हाउस आपने कहाँ सुना है, ठीक है। तो डेटा वेयर हाउस में आप देखेंगे, जैसे स्टॉक मार्केट की बात करें, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में 100 साल का डेटा स्टोर होता है, ठीक है। 100 साल पुराना भी डेटा स्टोर करते हैं। उसका रीज़न ये रहता है, वो 100 साल पुराना डेटा को स्टोर इसलिए करते हैं क्योंकि 100 साल पहले किसी स्टॉक का जो ग्राफ था वो किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो वो उससे इंटरप्रेट करते हैं कि अगले जो 5 साल हैं या फिर अगले 10 साल हैं, तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर मतलब स्टॉक है ये इंक्रीज़ होने वाला है या फिर डिक्रीज़ होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए वो 100 साल के डेटा को स्टोर करते हैं कि आगे भी इंटरप्रेट कर सकें कि 5 साल बाद क्या होने वाला है, ठीक है। तो वो जो डेटाबेस यूज़ करते हैं वो डेटा वेयर हाउस के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपका डेटाबेस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये पांचों टाइप्स के डेटाबेस थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ठीक है।